देश की राजनीति विचारधारा और स्वतंत्रता सेनानी की लड़ाइयों की सिर्फ खबरें निकाला गया, लेकिन समय के साथ बदलता गया और नेशनल हेराल्ड जो अखबार था वो कर्जे में डूबता चला गया। 2010 की बात है, एजेएल का अधिग्रहण यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने किया, जो कि एक शेयर धारक कंपनी थी और बिल्कुल उन्होंने बैलेंस शीट के आधार पर उसके 9 करोड़ शेयरों को 10 रुपये के हिसाब से बुना लिया। उसकी 2010 से लेकर 2013 तक पूरी बैलेंस शीट भी है और उसके अंदर कोई भी घोटाला नहीं हुआ। लेकिन नवंबर 2012 के अंदर हमारे भारतीय जनता पार्टी के सांसद साहब सुब्रमण्यम स्वामी जी ने एक मेट्रोपोलियन न्यायालय के अंदर एक याचिका दायर की थी कि इसके अंतर्गत लगभग 90 करोड़ रुपए के साथ साथ 120 करोड़ रुपये का यानी 172 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ है। उस पर जाँच में थी और मेट्रोपोलियन ने फर्स्ट आधार पे पार्टी बनाया सबको, जिसके अंदर 5 लोग थे, जिसके अंदर सैम पित्रोदा जी थे, मोतीलाल वोरा जी थे, राहुल गांधी जी थे, सोनिया गांधी जी थे, एक अन्य लोग थे। उनको बनाया गया इस आधार को कि भाई पहला प्रथम साक्ष्य आपके खिलाफ है। लेकिन हम लोग कांग्रेस पार्टी उस मेट्रोपोलियन न्यायालय के आधार को लेकर के हमने याचिका दायर की हाई कोर्ट के अंदर। हाई कोर्ट ने उसको जब देखा, समझा, परखा, तो हाई कोर्ट ने दिल्ली उच्चतम न्यायालय ने दिशा निर्देश दिए सुब्रमण्यम स्वामी जी को कि भाई आप अपना जो भी आपके पास जवाब है वो हमें प्रस्तुत करें। लेकिन उन्होंने वहाँ जवाब प्रस्तुत नहीं किया और मेट्रोपोलियन के अंदर ही जवाब प्रस्तुत किया। वहाँ पे हमारे आदरणीय नेताओं को तारीख तय की गई थी कि भाई इस तारीख को उपस्थित हो। वो हम वहाँ पे गए, उपस्थित हुए और उनको वहाँ पे जमानत दी गई। बाकायदा जमानत देने के बाद पार्टी के नेताओं ने इसको चैलेंज किया दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर। हाई कोर्ट में जब मामला गया तो उन्होंने जो बैलेंस शीट को पूर्ण जो कहते हैं ना रिवाइज करने के लिए देखा कि भाई इसमें घोटाला हुआ कि नहीं, उसके फैसले को उन्होंने पलटा दिल्ली हाई कोर्ट ने कि आप ऐसा काम नहीं करोगे। जब दिल्ली हाई कोर्ट फैसला देने वाली थी तो उसमें से एक जज साहब थे, वो उसमें से हट चुके कि भाई मैं इसमें फैसला नहीं दूंगा। हमने वापस अपील की कि साहब इस जज साहब से सुनवाई की जाए, लेकिन उस जज साहब से सुनवाई नहीं की गई। जब फैसला आया गया तो उसके अंदर भी प्रथम दृष्टया इनको बर्बादी बनाया गया। फिर हमने दरवाज़ा खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए 2 बार क्लीन चिट 2 बार क्लीन चिट दी। 2 बार क्लीन चिट देने के बावजूद भी 2019 के अंदर और अप्रैल 2024 के अंदर बाकायदा ईडी को फिर 751 की अटैच संपत्ति करके कि भाई इंडिया लिमिटेड के द्वारा घोटाला हुआ है, वापस उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई। मतलब कि आप देखिए तानाशाही 11 साल के अंदर देश का जो अर्जित किया अब जो मोदी जी ने वो खो दिया। उन्होंने तानाशाही तरीके से ईडी से एफआईआर दर्ज करवाई जो उनके क्षेत्राधिकार के अंदर आता ही नहीं है मामला पूरा। सुप्रीम कोर्ट ने वापस फिर संज्ञान लिया और कल स्पष्ट कह दिया बिल्कुल कि आप प्रतिशोध की राजनीति कर रहे हैं। हमने पहले भी फैसला दिया है, इस तरह का कोई घोटाला नहीं हुआ, कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। बाकायदा जिस तरह से शेयर धारक होते हैं, शेयर धारकों ने अपने शेयर खरीदे, शेयर बेचे और इसके अंदर किसी तरह का कोई घोटाला नहीं हुआ है। ना दिल्ली ना उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी जो 751 करोड़ की संपत्ति अटैच की गई है वो बिल्कुल बेबुनियाद है और बिल्कुल साफ स्पष्ट कह दिया, ईडी को 2 टूक जवाब दे दिए कि आप इसमें कोई काम नहीं करेंगे, आपका क्षेत्राधिकार नहीं है और हम इसमें कोई संज्ञान नहीं लेंगे और आपकी याचिका को खारिज किया। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की याचिका को खारिज कर दिया। इस तरह से सच्ची जीत हुई। परेशान हो सकता है सब, लेकिन पराजित नहीं हो सकता। इस तरह से हमने धरना प्रदर्शन किया है। एआईसीसी पीसीसी के दिशा निर्देश का डीसीसी का अपना काम कर रही है और हम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का पुतला फूकेंगे। मैं तो आपसे ये भी कहूँगा कि 11 साल हो गए देश को, आज जाओगे आप पिछले 3 साल में 2 साल के अंदर, मैं 3 साल का इसलिए आंकड़ा उठा रहा हूँ कि 3 साल पहले स्टेट में हमारी गवर्नमेंट थी। 3 साल से किसी भी सरपंच का नरेगा का कोई भी भुगतान नहीं हुआ है, नहीं हुआ। 3000 करोड़ रुपए तो अभी भी अटके हुए पड़े हैं, जो उस टाइम तो 90-10 का रेशो था।